आदाब नाजरीन, आज मैं आपको BHIC 132 के तहत यूनिट 10 इमरजेंस ऑफ राष्ट्रकूटाज यानी कि राष्ट्रकूटों का उरूज किस तरीके से दक्षिणी हिंदुस्तान में देखने को मिला, हम इस पर आज रोशनी डालेंगे। नाजरीन, सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रकूटाज जो हुक्मरान था उसका तवारीख में अहमियत का हामिल क्यों है और इस तवारीख को पढ़ना आम इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं इसके ऊपर रोशनी डालने से पहले मैं सबसे पहले राष्ट्रकूटों का जो इमरजेंस हुआ, मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक मिडेवल हिस्ट्री के नाम से जाना गया। और ये जो हम ये समझ सकते हैं कि हर्षवर्धन हुक्मरान के ज़वाल पजीर होने के बाद हिंदुस्तान में कुछ ऐसी हुक्मरानें थी जो लगातार ये चाहती थी कि उत्तरी भारत के ऊपर, खासकर कन्नौज, जिसको हिंदी में कानीकुब्ज और के नाम से जाना जाता है, इसे हासिल करने के पीछे तवारीखदानों ने जो कहा है कि गंगा, जमुना और सरस्वती जो 3 नदियां थी बहती थी, इससे इक्तिसादी हालात बहुत तेजी के साथ मजबूत होने के वजह कर हर शासक, हर हुक्मरान ये चाहता था कि किसी न किसी शक्ल में हम कन्नौज के ऊपर जो कानपुर में है इसको हम हासिल करें। इससे पहले हमने आपको यूनिट 9 में हमने आपको इसके इमरजेंस ऑफ राजपूताज के बारे में रोशनी डाली थी। राजपूत जिसे क्षत्रिय कहा गया है, जो एक मेहमान नवाज, सखावत, अजमत और ख़ानदानी हुक्मरान के रूप में, जिसको आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि जिसको जुबान दे दिया उस पर अमल करने वाला ये जाते हुआ करती थी। उसी बीच में दक्षिणी भारत में कई राजवंश हुए और उस राजवंश का अगर हम देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि राष्ट्रकूटाज, जैसे राष्ट्र के मानी होता है डिवीजन, प्रांत, और कूटाज के माने होता है प्रमुख, यानी कि उसका सबसे बड़ा उस इलाके का। यह मान लिया जाए कि इसे कदीमी तवारीख में अगर तहसीलदार का नाम अगर कहा जाए कि राष्ट्रकूटाजों का ये काम था कि तहसीलदारी करना, तो ये कहना गलत ना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस तवारीख में राष्ट्रकूटाज की अहमियत का हामिल क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पर रोशनी डालने से पहले
मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरान थे वो लगातार कन्नौज को हासिल करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ये जो लोग हैं, यानी कि राष्ट्रकूटाजों का, अगर आपसे कोई भी आदमी ये पूछ दे तो ये कौन थे, तो चालुक्य हुक्मरानों का एक जागीरदार था, सामंतवाद था। जागीरदार किसे कहते हैं? जागीरदार उसे कहते हैं कि जो राजा का, हुक्मरान का एक डिवीजन का वो अपने, जैसे आज का गवर्नर किसी भी रियासत का गवर्नर होता है, उसी के हैसियत से एक सामंत होता था। तो बादामी, चालुक्य बादामी जो थे वो उसका ये आखिरी सामंत था। और दंती दुर्ग जो उसका जो है सबसे पहला फाउंडर हुक्मरान हुआ। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बादामी का राजा कौन था, तो आप उसमें कह दे कि विक्रमाजीत सेकंड का वो जागीरदार था। इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि जो जागीरदार था। और इत्तेफाक की बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हुक्मरान भी चालुक्य से लिया और खात्मा भी जो है बेंगी के चालुक्य से हुआ, राष्ट्रकूटाज में। तो राष्ट्रकूटों का जो अहमियत का हामिल है उसको बताने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि ये राष्ट्रकूटों का जो रहायशगाह थी, अगर उसको आज बताया जाए तो आप ये कह ले कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब सारे दक्षिण भारत के, दक्षिण के हिंदुस्तान के ये लोग वहां पर क़याम पजीर रहा करते थे। लेकिन सबसे पहले इनकी जो तवारीख मिलती है वो बेल्लूर, जो बिदर जिला में है, वहां से ये होता है। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट में बनाया। हम इस पर रोशनी डालने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप तमाम हजरात को, जो लोग हमारी इस ये को सुन रहे हैं, उसको ये बात जानकारी रहनी चाहिए कि राष्ट्रकूटों का अगर शुरुआती दिनों में अगर वहां पर कोई भी जो रहने की जगह थी, जहां पर दंती दुर्ग के जरिया जो ये हुआ, तो क़याम पजीर हुआ, वो जो है बेल्लूर जो बिदर में है, वो महाराष्ट्र के, कर्नाटक के जगह पर बिदर में। फिर इन्होंने क्या किया कि मानखेट में अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद जो है दंती दुर्ग जो है बादामी चालुक्य का जागीरदार था। बाद में चालुक्य को गद्दी से हटाकर वो अपने आप को एक आजाद हुक्मरान को तस्लीम करने में कामयाब हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो राष्ट्रकूटाज जो हिंदुस्तान के तवारीख में एक अहम हैसियत के हामिल होने की वजह क्या है, हम इस पर रोशनी डालने से पहले हम आपको इनके बारे में बता दें कि इनके कौन कौन से हुक्मरान थे। आप अगर चाहें
तो आप मेरी ये को लिखे। नंबर 1 फाउंडर राजा जिसका नाम था दंती दुर्ग जो 750 से 758 तक रहा। दूसरा है कृष्ण प्रथम जो 758 से 773 तक रहा। ध्रुव जो 780 से लेकर के 793 तक रहा। गोविंद तृतीय, काम आमोद वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय जो बहुत ही खास राजा था, बहुत ताकतवर राजा था, जो 914 से लेकर 922 ईस्वी तक रहा। फिर आमोद वर्ष सेकंड जो 922 से 936 रहा। आमोद वर्ष तृतीय तीसरा जो 936 से लेकर के 936 से लेकर के 937 तक रहा। कृष्ण तृतीय जो 940 से लेकर के 945 तक रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। बहुत होता है कि तवारीख में राष्ट्रकूटाज की अहमियत का हामिल होने की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा मतलब ये है। हजरत गिरामी, आप तमाम लोग जानते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक 3 हुक्मरानों का लगातार कई सालों तक कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है उसको हासिल करने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई। इनमें खास तौर पर गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटाज हुक्मरान थे, क्योंकि ये जो जगह थी लिटरेरी और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए और एक उत्तरी भारत में मजबूती हासिल करने के लिए इसको जीतना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए तमाम हुक्मरानों ने लगातार कोशिश किया कि इस कन्नौज के बहाने पूरे हिंदुस्तान यानी उत्तरी हिंदुस्तान में किस तरीके से हम हुकूमत कर सकते हैं। इसके लिए मेरा अपना ख्याल है कि करीब करीब 150 से 200 सालों तक लड़ाई चलती रही। यानी कि जितने भी हुक्मरान आए वो उसको हासिल करने के लिए जिसका नाम है ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि एक चीज को हासिल करने के लिए 3 राजाओं के बीच में लड़ाइयां होती थी। वो लड़ाई जो मतलब कि ये जो है जो हुक्मरान थे, अगर आप उसमें देख लें तो गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, ये जो हुक्मरान थे वो गुर्जर प्रतिहार के थे। जाहिर सी बात है कि ये सब जितने भी जो हुक्मरान रहे होंगे ये सारे अपने अपने वक्त के अलग अलग वक्त में हुकूमत कर रहे थे। उसके बाद आप देख लीजिए कि पाल राजाओं में कौन कौन से राजा ने इस ट्रिपरटाइट स्ट्रगल में हिस्सा लिया। उसमें धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल, ये सारे जो पाल जो थे करीब करीब जो बहुत ही खास अहमियत के हामिल थे, उन तमाम लोगों ने हुकूमतें हासिल करने के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रकूटों में कौन कौन से राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया। उसमें ध्रुव, गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड, आमोद वर्ष फर्स्ट और कृष्ण सेकंड, ये सभी हुक्मरान कई मरहलों में लड़ाइयों को लड़ी थी।
अब आप तमाम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर जो है ये तमाम हुक्मरान आखिर हासिल करने के लिए क्यों लड़ रहे थे। लड़ने की वजह ये थी कि चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है दक्कन का जो है जितने भी हुक्मरान ये चाहते थे कि उत्तरी हिंदुस्तान में आए, जो दिल्ली उस वक्त राजधानी होती थी, और कन्नौज के बगल में जो कन्नौज जो एक ऐसी जगह थी जहां पर से गंगा जमुना का जो है ये वहां पर से ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है कि ये सब सारे जो मतलब के हुक्मरान थे, उस हुक्मरानों में क्या खास बात थी, खास बात क्या थी। तो इसमें आप ये देखेंगे, अब मैं आपको ये राष्ट्रकूटों के बारे में मैं आपको के सामने पेश करना चाहूंगा। 8वीं सदी के दक्षिण भारतीय सूबों में राष्ट्रकूटों की प्रमुख खास भूमिका रही है। राष्ट्रकूटों ने लगभग करीब करीब 200 वर्षों तक अपनी सियासत को मजबूती से पकड़ा, और लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रकूटों का उत्तरी का ये कौन थे। राष्ट्रकूटों की ओरिजिन के सिलसिले में प्रोफेसर अल्तेकर का विचार है, का ख्याल है कि राष्ट्रकूट अशोक के अभिलेख में, अशोक के इंस्क्रिप्शन में रठिक के वंशज, रठिक वंशज के माने जाते हैं, जिन्हें सातवाहन के इंस्क्रिप्शन में मराठियों का नाम से जिक्र किया गया है। कुछ और भी जो तवारीखदानों का मानना है कि राष्ट्रकूट जो थे वो यादव जाति के थे, और कुछ तो कहते हैं कि तेलुगु रोड़ी वंश के खानदान के थे, तेलुगु रेडी वंश के थे। फिलिप साहब का कहना है कि राठौर का जो नाम आया है वो राजपूतों से ताल्लुक रखता है। कुछ तवारीखदानों का मानना है कि राष्ट्रकूट आंध्र प्रदेश के किसान थे। कुछ तवारीखदानों का मानना है कि वो यादव खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो जितने भी तवारीखदान हैं वो लोग अलग अलग तरीके से इनके बारे में बताने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आज के तवारीखदानों से अगर ये जाना जाए कि राष्ट्रकूट का मतलब यह है, तो आपको तहसीलदार यानी कि चालुक वंश में, चालुक खानदान के बादामी में जो राजा जो थे जिसका नाम विक्रमाजीत था, उसका वो तहसीलदार था। रेवेन्यू इकट्ठा करने का वो एक बहुत बड़ा मतलब के जो है उसको जिम्मेदारी दी गई थी। किसको? राष्ट्रकूटों को। अब सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रकूट अपनी हैसियत और हकीकत को मनवा लिया, और मनवाने के बाद इनके बारे में अपनी एक खानदान हुक्मरान को बना लिया, तो हम देखेंगे कि इनका जो है सबसे शुरुआती मरहला में जो इनकी जो जगह जो कही जाती है वो लाटूर, जैसा कि मैंने पहले कहा बिदर बताया गया है। बाद में
एलिचपुर 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 जो बरार में है, और अल्तेकर साहब ने जिसको ननराज का वंशज भी कहा है। अल्तेकर साहब क्या कह रहे हैं कि ये ननराज का वंशज है और राष्ट्रकूट चालुक्य के जागीरदार थे। लेकिन इनकी कमजोरी को देखते हुए, इससे फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने आप को आजाद हुक्मरान तस्लीम करा दिया। 7वीं सदी में इंद्र नामक राजा ने चालुक्य खानदान से शादियात करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। इसका पहला जो हुक्मरान था, जैसा कि मैंने आप तमाम लोगों को बताया है कि दंती दुर्ग हुआ करता था, जो 735 से 755 ईस्वी तक वो फाउंडर राजा था। ये जो है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रकूट का ये पहला राजा जो चालुक्य बादामी में आजाद तरीके से अपनी जो हैसियत बनाई, तो आजादाना और सामंत जागीरदारी दोनों हैसियत के मालिक दंती दुर्ग ने रखी होगी। और अल्तेकर साहब ने इनको ननराज का खानदान का भी बताया है, चूंकि ये शुरुआती दौर में ये अपने आप को चालुक्यों से मैटरमोनियल संबंध के वजह कर अपने आप हुक्मरान को मजबूत किया, तो ये एक फाउंडर राजा हुआ। उसके बाद कृष्ण प्रथम हुए। कृष्ण प्रथम जो था दंती दुर्ग का चचा था। अब सवाल ये उठता है कि दंती दुर्ग का चचा बीच में आने का कौन सी वजह बन गई? इसकी वजह यह है कि तवारीखदानों का यह मानना है कि दंती दुर्ग का कोई औलाद नहीं था, इसीलिए दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम यानी कि कृष्ण फर्स्ट 756 से लेकर 772 तक राजा बना। इनके समय में जो चालुक्य के बादामी चालुक्य थे वो पूरे आजाद हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि दंती दुर्ग के जमाने में चालुक्य की हैसियत कुछ न कुछ बादशाहियत की रही होगी, लेकिन कृष्ण फर्स्ट के समय यह पूरे तरीके से यानी कि चालुक्य के बादामी का खात्मा हो गया था। और सबसे बड़ी इसकी जो है, अगर ये बोला जाए क्या नाम है, बहुत बड़ी मतलब की वजह बनी कि ये इंडिपेंडेंट, एक शक्तिशाली और एक जो है बहुत मजबूत हुक्मरान की हैसियत रखा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी खानदान हुक्मरान जब कोई भी हिस्से पर लड़ाई करता है तो वो अपनी हैसियत को मनवाने के लिए उसके खानदान के बादामी चालुक्य कोई ना कोई ऐसे नहीं होंगे जो उनका ये। तो चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन ने जो है जो थे उनसे कृष्ण प्रथम ने पूरी तरीके से आजाद कर दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी बहुत तेजी के साथ उन्होंने अपने आप को राज्यों को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उनमें जो है बेंगी के चालुक्य, मैसूर के गंग शासक को हराया। उसके बाद सहपन नाम का एक राजा था, उसको दक्षिण कोंकण में उसको हराया। उसके बाद मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से पर मराठी क्षेत्र और हैदराबाद पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का
तामीर करवाया। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास में, तवारीख में कैलाश मंदिर की हैसियत क्या थी। तो आपको मैं इस पर रोशनी डालूं कि कैलाश मंदिर जो है वो जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो था, वो जिसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उस मंदिर की एक पहाड़, यानी कि एक पहाड़ से जो है उसकी जो है मतलब पहाड़ों से के में खोद करके उसकी बनाई गई, उसमें कहीं पर से भी जो है ज्वाइंट नाम का चीज नहीं है, पहाड़ों पर खोदा हुआ, जिसमें 30 गुफाएं हैं। इसको नोट करने की जरूरत है। अब ये जो 30 गुफाएं हैं, इसकी हैसियत इस तरीके की है कि उसमें जितना, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूटाज के जितने भी हुक्मरान थे वो ज्यादातर जैन धर्म के मानने वाले थे। आमोद वर्ष के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म के मानने वाले थे, वो बहुत ही मजबूत हुक्मरान थे। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि राष्ट्रकूटों का जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम धर्मों को प्राशय देते थे, तमाम धर्मों को वो अपनी ये क्या नाम है, ये में अलग मुकाम देते थे। ब्राह्मण धर्म में शैव धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों का आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको उसका उस कैलाश मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है 30 गुफाओं में बना है और सभी पर जो है उसमें चित्रकारी बना हुआ है, जिसमें तरह तरह के जो है फन कला आर्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए कृष्ण प्रथम का सबसे पहला ये है कि इसने जो है कैलाश मंदिर को, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इन्होंने एलोरा में एक कैलाश मंदिर बनवाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद गोविंद थर्ड 773 से लेकर 780 तक राजा रहा। लेकिन इस बीच में ये जो हुक्मरान था वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं रहा। उसके बाद ध्रुव जो राजा बना, वो करीब करीब 8-9 साल तक, यानी कि 780 तक उसने हुकूमत की। वो एक मजबूत हुक्मरान था और गोविंद सेकंड जो 773 से 780 तक हुकूमत किया, उसका वो भाई था जो 780 से लेकर 793 ईस्वी तक हुकूमत किया। ध्रुव जो था वो एक बहुत ही मजबूत हुक्मरान था और हिंदुस्तान के लगभग दक्षिणी हिस्सा में वो बहुत तेजी के साथ अपने आप को हैसियत मनवाने में कामयाब हो गया था। उसने गंगाराज श्री पुरुष मुतरस को हराया और गंगावाड़ी पर कब्जा कर लिया। उसके दक्षिणी कावेरी नदी तक उसकी राज को फैलाने में, हुक्मरान को फैलाने में कामयाब रहा। उसके बाद ध्रुव ही एक ऐसा हुक्मरान था जो उत्तरी भारत की तरफ उसकी निगाह गई। यहीं से ट्रिपराइट स्ट्रगल की शुरुआत होती है और इसमें जो है पाल, गुर्जर प्रतिहार और
राष्ट्रकूट खानदानों ने बहुत तेजी के साथ हिस्सा लिया। सवाल ये उठता है, मैं थोड़ा सा आपके सामने ये कर दूं कि ये ट्रिपराइट जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, इसमें आखिर जीत किसकी हुई? तो ये जो है, इसकी जीत का जो है श्रेय जो है गुर्जर प्रतिहार को ही जाता है। अब ये देख लीजिए, अब जो है ये ध्रुव जो है गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को झांसी मध्य प्रदेश के जगह पर बुरी तरीके से हराया और बाद में क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार के राजा जो वत्सराज थे, वो पाल राजा धर्मपाल से भी इनका सामना हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ जब कोई भी हुक्मरान आगे बढ़ता था तो एक राजा एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरे राजा जो है वहां पर आ जाते थे। धर्मपाल भी ध्रुव को बल्कि हरा दिया। ध्रुव के इस काम से उत्तरी भारत के, उत्तरी हिंदुस्तान के राजाओं को भी भयभीत होना शुरू हो गए, आतंक होना शुरू हो गया और भारत के उत्तरी भारत अस्थायी रूप से वो दक्षिणी सियासी लोग वहां पर कब्जा करने का तहैया कर लिया था। अब ये तो हो गए, ध्रुव हो गए। तीसरा जो सबसे अहम जो राजा हुआ वो हुआ गोविंद थर्ड। ये जो राष्ट्रकूटों का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, जो 783 से लेकर 814 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत किया। अपने पिता की गद्दी को रिटायरमेंट लेने के बाद अपने भाइयों के प्रति आपसी कलह संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ गया और कन्नौज पर जब गोविंद थर्ड जब वो गए वहां, तो उसके भाई जो है ध्रुव ने इनको चैलेंज दे दिया, जिससे गोविंद थर्ड जो है वो फिर जो है वहां से कन्नौज से वापस हो गए और वापस होने के बाद जो है वहां पर कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार राजा जो था वो नागभट्ट लिख लीजिए, जो राजा जो था वो नागभट्ट सेकंड को वहां पर कुछ दिनों के लिए उसने वहां पर छोड़ दिया, यानी कि नागभट्ट मतलब के वहां पर ये हो गए। इसकी जानकारी जो है हमको संजन ताम्रपत्र अभिलेख यानी कि संजम ताम्रपत्र अभिलेख से हासिल होती है। गोविंद के जो राजा था उसने इतना ताकतवर राजा था कि जिसने मालवा, कौशल, कलिंग, पांड्य, केरल तथा गंगा राजाओं की संग बना लिया और 802 ईस्वी में दक्षिणी भारत को पूरी तरीके से गोविंद तृतीय ने कायम हासिल कर लिया। अगर हम ये कहें कि राष्ट्रकूटों के जमाने का सबसे सुनहरा अरबाब अगर गोविंद तृतीय था तो ये कहना गलत ना होगा। उसके बाद
जाहिर सी बात है कि कोई भी हुक्मरान जब आता है तो वो अपने जमाने में जो कल्चरल, सकाफती और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट, फन, इसका जो है जरूर सहारा लेता है, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज के वजह कर वो आज भी उसके बारे में नाम हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने भी, गोविंद तीर्थ ने भी अपने जमाने में कई मंदिरों का तामीर कराने का हैसियत हासिल की थी। उसके बाद गोविंद तीर्थ के बाद आमोद वर्ष प्रथम यानी कि फर्स्ट, जो राष्ट्रकूटों का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण हुक्मरान हुआ, जो 814 से लेकर 878 ईस्वी तक वो जो है वो 814 से लेकर 878 78 तक हुक्मरान हुआ। और वो इतने, उसका जो है जो संरक्षक जिसको कहिए वो कर्क था। बाद में स्वयं राज सत्ता को संभाला और रणकुशल और अच्छी राजनीति की वजह कर चालुक्य राजा विजयदित्य सहित अन्य विद्रोहियों को पराजित पूरी तरीके से हरा दिया। और उसके बाद गुर्जर राजा भोज को दक्कन की तरफ बढ़ने से रोक दिया। दक्कन में बढ़ने से, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? सिरूर ताम्रपत्र अभिलेख इंस्क्रिप्शन, यानी कि तांबे का जो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है सिरूर ताम्रपत्र के मुताबिक अंग, बंग, मगध, मालवा तथा वेंगी के शासकों को, यानी कि चालुक्य के वेंगी के शासकों को बुरी तरीके से हराया। और उसने जैन धर्म को अपनाया। और इनके उस्ताद जो थे, जिनका नाम जीन सेन था, और महावीराचार्य जैसे विद्वानों को पैट्रोनेज हासिल थी। जिनसेन ने हरिवंश तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना यानी कि राइटिंग किया। आमोद वर्ष जैन धर्म का मानने वाला था और आमोद वर्ष के जमाने में अरब यात्री सुलेमान आए थे। अब आप देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि आमोद वर्ष जो 814 से लेकर 878 ईस्वी में रहा और जिसको पैट्रोनेज कर्क ने दिया, एक लंबे हुक्मरान की हैसियत से उसने हुकूमत की। और हुकूमत करने के बाद जितने भी जो बड़े बड़े राइटर्स थे, जितने बड़े बड़े आलिम थे, उनकी जो है उनको पैट्रोनेज मिला। और उन्हीं के सरबराही में ये जो है जो शासक थे, हुक्मरान थे, वो कल्चरल हेरिटेज को बनाने में कामयाब रहे। 9वीं सदी में राष्ट्रकूटों का जो है जवाल पजीर होना शुरू हो गया। और कृष्ण सेकंड जो 878 से 914 ईस्वी तक अनेक
मतलब बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जिसमें राष्ट्रकूटों की शक्ति जो है दिन ब दिन कम होती गई और बेंगी के चालुक राजा भीम को हराया। परंतु चोलों और गुर्जरों से उसकी हार होती गई और इंद्र थर्ड 914 से 917 ईस्वी तक, गोविंद फोर्थ को 927 से 936 ईस्वी तक, आमोद वर्ष तृतीय 936 से 939 ईस्वी तक महत्वपूर्ण शासक थे। लेकिन ये लोग महत्वहीन हो गए, यानी कि बहुत कमजोर शासक हो गए। इसके बाद आप देखिए कि कृष्ण थर्ड जो 939 से 967 ईस्वी तक राष्ट्रकूटों का जो है वो हुक्मरान रहा, और ये अंतिम मतलब के ये क्या नाम है, कृष्ण थर्ड जो 967 से 972 तक समय में परमारों ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेड़ पर हमला कर दिया और कर्क 972 से 975 ईस्वी वंश का खात्मा हो गया। अंतिम राजा था, यानी कि 975 तक अब राष्ट्रकूटों जो है का वो जो है वो योग्य। अब जो सामन चालुक्य के बादामी से शुरुआत हुई थी, वही चालुक्य के तैलब यानी के अंतिम राजा कल्याणी चालुक्य की स्थापना हुई 975 में, और 2 सदियों तक दक्षिण भारत तक शासन करता रहा। लेकिन सवाल यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द राष्ट्रकूटास का क्या मतलब है। यह राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना की और 2 सदियों तक उन्होंने मतलब के इसको ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सवाल ये होता है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। मैं इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से उनके प्रशासन पर खास रोशनी डाली जा सकती है। यानी कि राष्ट्रकूटों ने तमाम शक्तियां यानी कि तमाम पावर्स अपने हाथ में रखा था। इनकी जो है हुकूमत करने की जो प्रणाली थी वो 2 तरह की थी। एक जो थी वो केंद्र प्रशासित क्षेत्रों पर राज करते थे, और दूसरे जो है लोकल क्षेत्र पर जो है जो प्रशासन जो हुकूमत करते थे। केंद्र शासित क्षेत्र में राष्ट्र, विषय, भुक्ति और ग्रामों से विभक्त थे। इन प्रशासनिक इकाइयों के जो प्रधान होते थे, जो बड़े होते थे, उनको राष्ट्रपति कहते थे, विषयपति कहते थे, भोगपति कहते थे। जैसे और भी शासकों में आप देखिएगा, ग्रामपति हो गया, विश्वपति हो गया, उसी तरीके से इन्होंने जो राष्ट्र कूटास से जो है इन्होंने राष्ट्रपति का नाम दिया। भारत में आज राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च ओहदा माना जाता है, लेकिन उस जमाने में जो ये थे वो जो कहलाते थे वो क्या कहलाते थे, राष्ट्रपति, विषयपति, भोगपति। नाजरीन, चूंकि ये सब सारे नाम हिंदी और संस्कृत में मतलब के हैं, इसका उर्दू नहीं किया सकता है, इसलिए जो नाम होता है, मान लिया कि किसी का नाम है राम कुमार, अब राम कुमार का उर्दू हम क्या कह सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोग इस चीज को नाम जो होता है, जैसे भगवत गीता, भगवत गीता का नाम उर्दू में क्या कहिएगा, भगवत गीता। रामायण का नाम उर्दू में क्या कहिएगा, रामायण। कुरान शरीफ का हिंदी में क्या कहिएगा। अगर कोई हिंदू कोई बोलना चाहता है कुरान, तो कुरान ही ना बोलेगा। उसी तरीके से ये जितने भी जो नाम हैं और या जितने भी उसके इनके पदवी हैं, उनको आप हिंदी में इसको जानकारी करें, इनको समझें, तब आपको हिंदुस्तान की जो तवारीख है उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब आपको देखिए कि अब सवाल ये उठता है कि
राष्ट्रकूटों का जो है सामाजिक और समाज में उसकी क्या स्थिति थी। राष्ट्रकूट समाज जो था, जो उस वक्त वर्ण सिस्टम जो थे में, वर्ण सिस्टम में जो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था थी, उसको लोग मानते थे। लेकिन क्षत्रियों में राजवंशों का, यानी के जो राजा के खानदान के होते थे, उनकी इज्जत और एहतराम समाज में ज्यादा थी। ब्राह्मणों को भी उस वक्त इज्जत थी, लेकिन ब्राह्मण में वो कौन से लोग जो राजशाही के में चाहे तो वो नौकरी करते थे, या जो उनको मशवरा देने वाले जो लोग थे, उनकी भी हैसियत बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि ब्राह्मणों की भी स्थिति, हालात वो बेहतर थे, और ब्राह्मणों की जो स्थिति, जो समाज में जो इज्जत थी, उनको औरों के मुकाबले में टैक्स कम दिया करते थे। अगर कोई क्षत्रिय जाति का, अगर वो कोई भी हुक्मरान को टैक्स देता था, तो ब्राह्मण उसको उसका आधा टैक्स देता था। यानी कि ब्राह्मणों की भी इज्जत और वकार बहाल था, उनको अनेक तरह का जो है सुविधाएं हासिल थी। गरीब ब्राह्मणों को तालीम के मामले में उनको ज्यादा मतलब कि अहमियत दी जाती थी, तालीम में उनको लगाया जाता था। ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियों में विशेष तरीके से खास तौर पर ध्यान दिया जाता था। कुछ धार्मिक ये क्या नाम है, अनुष्ठान, यानी के कार्यक्रम में, यानी जो मैट्रिमोनियल या जो मतलब कि ये होते हैं, जो अनुष्ठान जो होते हैं, जो धार्मिक जो रिवाज होते हैं, उसमें उनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं, वैश्यों की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। धार्मिक यानी कि मजहबी किताबें पढ़ने का उनको हैसियत बहाल हो गई थी। अनटचबिलिटी समाज में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और कहीं कहीं पर जो गांव वगैरह में उसे देखने को भी मिलता था। लेकिन कम उम्र की शादी यानी कि बाल विवाह, यानी कि कम उम्र की शादी का रिवाज कायम था। सती प्रथा और विधवा यानी कि विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। यानी कि जो विडो किस्म की जो औरतें थी, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन विधवाओं को जायदाद रखने की अधिकार दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। आप और कोई भी हुक्मरान में ऐसी बात देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर एक बात आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रकूटों के जमाने में जो समाज में उसकी क्या इज्जत थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमी पावर, यानी कि उनकी जो मतलब के इकोनॉमी स्थिति कैसी थी। उनका जो है खेत जुताई, यानी कि फार्मिंग करना, ट्रेड एंड कॉमर्स करना, और खेती को अच्छी से अच्छी फसल पैदा करना, जैसे कपास, चावल, नारियल,
सुपारी, ये प्रमुख, ये खास तौर से उपजाए जाते थे। ये कपड़े का उद्योग बहुत तेजी के साथ उस जमाने में तरक्की किया। हीरा जवाहरात का बहुत तेजी के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स होना शुरू हो गया। पश्चिम एशिया देशों में व्यापार यानी कि तजारत बहुत तेजी के साथ हुए। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रकूटों के जमाने में कोई भी ऐसा यानी कि सिक्का देखने को नहीं मिला, यानी कि बार्टर सिस्टम उस वक्त तक भी राइज था। अरब के जो कारोबारी थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, राष्ट्रकूटों के जमाने में बहुत तेजी के साथ तरक्की हुई। इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी जो ये सफीर हुए, यानी कि अबू सुलेमान हुए, अबू जर हुए, और जितने भी जो मतलब के थे, उनके ज़माने में आना जाना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रकूटों का जो है तालीम में उसकी क्या अहमियत थी। राष्ट्रकूट जो है तालीम याफ्ता थे, वो तालीम के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारे बिहार और बहुत सारे तालीम गाहों का जो है ताबीर करवाया, और यही वजह है कि उन्होंने जो है बहुत तेजी के साथ जो है तालीम के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने मंदिरों को जो है, बिहारों को शिक्षा का एक जगह बनाया। तालीम के हासिल करने के लिए ही संस्कृत, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा और लिटरेचर का विकास किया। अगर आपसे कोई भी आदमी पूछ दे कि तालीम के मामले में संस्कृत, कन्नड़ और मराठी भाषा का फरोग देने वाला कौन शासक था, तो ये सारे मतलब के जो है राष्ट्रकूट वंश के ही थे। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जैनियों का प्रमुख जो है भाषा यानी कि साहित्य और भाषा में जैनियों का बहुत ज्यादा फरोग हुआ। इसके जमाने में जो बहुत सारे ऐसे मतलब के जो ये क्या नाम है, आलिम थे, यानी स्कॉलर कहा जाए, तो उसमें कुछ नाम आपको हम पेश करना चाहेंगे, जो आप तमाम लोग इसको अगर आप लिख ले तो आपके लिए सुधवन साबित होगा। यानी कि संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा और मराठी भाषा का फरोग देने वाला कौन था, तो ये जो लोग जो थे वो कौन थे, राष्ट्रकूट लोग थे। उसके बाद जो है आपको जो है जो जैनियों का प्रमुख जो मतलब के कंट्रीब्यूशन था उस दौर में, उसमें जो है कुमारिल जो विद्वान थे, जो तालीम याफ्ता थे, जो स्कॉलर थे, उनका नाम था कुमारिल, वाचस्पति, कात्यायन, अंगिरस, हलायुध, औलंक, विद्यानंद, जिनसेन, प्रभाचंद्र, हरिसेन, गुणचंद्र और सोमदेव का नाम बहुत ही अहमियत के हामिल है। यानी कि ये लोग जो थे, जो भाषा, जो जुबान को फरोग देने में इन तमाम स्कॉलरों का बहुत ही अहमियत हासिल थी। और इन लोगों के जरिया जो किताबें लिखी गई उसको भी लिख लिया जाए, ताकि आपको ये जो है आसानी हो आपको बताने में। इसमें जो है आदि पुराण, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आदि पुराण विक्रमा विजय जिसने पंप ने लिखा था, कौन लिखा था? आदि पुराण और विक्रमार्जुन
विजय जिन्होंने पंप ने लिखा था, शांति पुराण पौर ने लिखा था, अजीत पुराण रन ने लिखा था, हरिवंश जिनसेन ने लिखा था, नीति तवा क्या मृत्य तथा यश सतीलक चंपू ये सोमदेव ने लिखा था। ये सब सारी किताबों का नाम है। कविराज मार्ग आमोद वर्ष पर फर्स्ट ने लिखा था, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा था, कवि रहस्य हलायुद्ध ने लिखा था, श्लोक वार्तिका तंत्र वार्तिका तुप्तिका कुमारिल ने लिखा था तथा न्याय कानिका वाचस्पति ने लिखा था। नाज़रीन, थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी क्योंकि ये जितने भी जो राइटर्स हैं उनके नाम और उनके रचनाओं, उनकी किताबों का नाम, यानी उन्होंने कौन कौन सा, जाहिर सी बात है कि एक तो हिंदी में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कन्नड़ में जो है वो हिंदी वालों को कन्नड़ पर निशानी हो रही होगी। तो इसी वजह कर जो कन्नड़ को फरोग देने में इन राजाओं की जो अहमियत हासिल थी, तो उनका हमको आपके सामने बताना जरूरी था। उसके बाद देखिए उनके राष्ट्रकूटों का जो है धर्म में क्या ये था। राष्ट्रकूटों के समय में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्म बहुत तेजी के साथ फरोग हुआ। बौद्ध धर्म को उस वक्त जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया था, समाज में इसका महत्व नहीं था, उसका बहुत ज्यादा अहमियत नहीं था। बौद्ध धर्म की अपेक्षा में जैन धर्म का बहुत तेजी के साथ जो है फरोग होना शुरू हुआ। लेकिन ये धर्म बौद्ध धर्म के साथ, ये जैन धर्म के साथ ब्राह्मण धर्म का प्रमुख मतलब के जो है उस वक्त हैसियत हासिल था, लेकिन जैन धर्म से ब्राह्मण धर्म का जो है ये क्या नाम है कंपटीशन होना शुरू हो गया। और चूंकि उस वक्त के जितने भी जो शासक थे अमोघवर्ष वगैरह, इस वक्त तेजी के साथ जो है जैन धर्म को प्राशय देना शुरू कर दिया। इसीलिए ये धर्म जो है, उसी बीच में आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के समय में इस्लाम धर्म का भी जो है प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरबों को बसाने के लिए मस्जिदें बनवाना शुरू कर दिया। इससे जो है ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी के साथ ये हुआ। भारतीयों और अरबों के जो कल्चरल मतलब के जो ये था वो बहुत ही जो है विकास हुआ, और मंदिरों का भी बहुत तेजी के साथ उसमें ये फरोग हुआ। अब सवाल ये उठता है कि फन में राष्ट्रकूटों की क्या हैसियत थी। राष्ट्रकूट शासक काल में दौर में क्या नाम है यानी कि कल्चरल हेरिटेज का बहुत ज्यादा मतलब के जो है ये फरोग हुआ उसमें, क्योंकि जितने भी जो हुक्मरान थे वो उसके बावजूद मंदिर का जो है निर्माण तेजी के साथ होना शुरू हुआ। और उसके बाद राष्ट्रकूटों के समय का जो सबसे बड़ा मंदिर जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका कृष्ण प्रथम के जमाने में हुआ था, जो चट्टान को काटकर इसके जो एक बड़ा मंदिर का तामीर करवाया था। मंदिर की दीवारों पर बहुत सारे जो है ये आर्ट यानी कि चित्र बनाए गए थे। और इसी तरीके से रावण द्वारा कैलाश पर्वत पर उठाने का जो दृश्य जो दिखाई देता है वो प्रभावशाली से ढंग से दिखाया गया है। जो रावण ने कैलाश पर्वत को जो उठाने की कोशिश की थी तो उसको बहुत तेजी के साथ इस चट्टान में जो कैलाश मंदिर में दिखाने के लिए कोशिश किया गया है। इस तरीके से मंदिरों का निर्माण, कैलाश मंदिर का, एलोरा का निर्माण जो है बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगी। शुक्रिया।